आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। यमन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज पर किए जबरदस्त हमले। इजराइल ने यमन में पावर स्टेशन और बंदरगाहों पर की बमबारी। आलिम और फाजिल डिग्री होल्डर्स को झटका, आलिम और फाजिल को नहीं दी जाएगी डिग्री। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर सीएम योगी का बयान, कहा सच्ची आस्था के साथ आए, आपका इस्तकबाल है। संभल मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, इजाजत के बिना कोई कदम नहीं उठाने का दिया हुक्म। राजीव कुमार के बाद अगले सीईसी पर जल्द आएगा फैसला, इस बार किसी बाहरी को मिल सकता है मौका। दिल्ली में आपके खिलाफ बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर, केजरीवाल को बताया आप दाए आजम। सीरिया के दमिश्क में मस्जिद के बाहर मची भगदड़, 3 ख्वातीन समेत 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। आप एमएलए गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत, पुलिस बोली एक्सीडेंटल फायर से गई जान। हरियाणा के चेहरे दिल्ली में करवाएंगे बीजेपी की वापसी, खट्टर और सीएम नायब को मिला इंतखाबी मुहिम का किरदार। दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर तेज हुई जुबानी जंग, मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला आम आदमी पार्टी पर हमला। यमनी रेजिस्टेंस ग्रुप हूती का कहना है कि उन्होंने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज और कई बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। उधर खबर है कि इजराइल ने भी यमन, लेबनान और गजा में एयर स्ट्राइक्स की है, जिससे गजा में 20 फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं। जब से गजा में जंग शुरू हुई है, हूती लगातार इजराइल और अमेरिका के लिए सरदर्द बने हुए हैं। खबर है कि हूतियों ने रेड सी के शुमाली हिस्से में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज और कई बाहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं। इन हमलों को क्रूज मिसाइलों और एक्सप्लोसिव से भरे ड्रोन से अंजाम दिया गया है, जिससे रेड सी में एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज और उसके साथ मौजूद जंगी जहाज़ों को पीछे हटना पड़ा। हूती ग्रुप ने बताया कि हमने एक एयरक्राफ्ट को भी नाकाम बना दिया है, जो हमारे खिलाफ रेड सी से की गई थी। इसके अलावा हूती ने इजराइल के तेल अबीब और याफा शहर पर भी कई हमले किए हैं। इस तरह के हमलों ने माजी में भी अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। आपको बता दें कि हूती की ये कार्रवाइयां गजा में इजरायली नस्लकुशी के खिलाफ फिलिस्तीनियों की हिमायत में की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब ईरान ने किसी भी मुमकिन इजरायली हमले से निपटने के लिए अपनी मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान कई हाईटेक ड्रोन्स की नुमाइश की, जिसमें तेहरान की सड़कों पर भारी हथियारों के साथ जंगजुओं ने परेड की। मुजाहिरे में रॉकेट लॉन्चरों से लैस गाड़ियां, आर्टिलरी यूनिट्स, नेवल कमांडोज भी शामिल थे। उधर इजराइल भी मुसलसल जुल्म पर आमादा है। इजराइल ने यमन, लेबनान और गजा में कई फजाई हमले किए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। इजरायली फौज ने कहा कि उसने हूतियों के जंगजुओं पर यमन में हमले किए हैं, जिसमें राजधानी सना के करीब एक पावर स्टेशन और 2 बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। लेबनान के जुनूब में इजरायली फजाई हमलों में मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की इत्तला है। इन हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि हूती अपने हमलों की कीमत अदा कर रहे हैं और वो अपने हमलों की कीमत अदा करते रहेंगे। उत्तराखंड हुकूमत मदरसों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में है। हाल ही में हुकूमत के हुक्म पर यहाँ कई गैर कानूनी मदरसे ढूंढे गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में आलिम फाजिल कोर्स बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मामले की सुनवाई कर रहा था, तभी उसने ऑर्डर दिया कि मदरसा बोर्ड से दी जा रही यूजी और पीजी डिग्रियां गैर आईनी और यूजीसी के रूल्स के खिलाफ हैं। अदालत का मानना है कि यूजी और पीजी की डिग्रियां किसी यूनिवर्सिटी से ही दी जा सकती हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही है। इस तरह से अब उत्तराखंड में आलिम और फाजिल की डिग्री नहीं दी जा सकेगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमूम कासमी ने बताया कि कामिल फाजिल कोर्स के एग्जाम फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे। जिन लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया है, उनकी फीस वापस की जाएगी। इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर कई पोस्टों में हाल ही में दावा किया गया कि महाकुंभ में मुस्लिम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके यहां आने पर बैन है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर रद्द अमल का इजहार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री पर एक प्रोग्राम में कहा कि जिनके मन में और भारतीयता के लिए, भारत की सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और अकीदत है, वो प्रयागराज महाकुंभ में आए। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि लेकिन अगर कोई खराब जहनीयत के साथ यहाँ आना चाहता है या आता है, तो मुझे लगता है कि उसके जज्बात भी मजरू होंगे। इसलिए ऐसे में वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन अकीदत के साथ आने वाले हर व्यक्ति का प्रयागराज में हम इस्तकबाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में मौजूद जामा मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर एक नोटिस जारी किया है और मस्जिद के मेन गेट के पास मौजूद एक जाती कुएं के ताल्लुक से जामा मस्जिद में
जुमूद बनाए रखने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जज संजय कुमार की अदालत की इजाजत के बिना कुएं के ताल्लुक में कोई कदम नहीं उठाने का हुक्म दिया और हुक्काम को 2 सप्ताह में मौके की रिपोर्ट देने को कहा। शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने अपने दरख्वास्त में संभल सीनियर डिवीजन दीवानी जज के 19 नवंबर 2024 के फैसले को चैलेंज दिया था, जिसमें मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट करने की इजाजत दी गई थी। दलील दी गई कि सर्वे की वजह फसाद और जान माल का नुकसान है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को फौज मदाखिलत करनी पड़ी। जामा मस्जिद कमेटी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने कुएं के तारीखी अहमियत पर जोर देते हुए कहा, काल से इस कुएं से पानी निकाला जाता रहा है। अहमदी ने एक नोटिस पर फिक्र जताई जिसमें इस जगह को हरि मंदिर बताया गया और वहां मजहबी एक्टिविटी शुरू करने की स्कीम बनाई गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे किसी भी एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं हिंदू फरीक ने कहा कि कुएं मस्जिद के दायरे से बाहर हैं और तारीखी एतबार से इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है। मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि कुआं जुज़वी तौर से मस्जिद के अहाते के अंदर और कुछ हिस्सा मस्जिद के बाहर है। उन्होंने अपने दावे में गूगल मैप की एक तस्वीर का हवाला दिया। जज ने कहा, कोर्ट की इजाजत के बिना इस ताल्लुक में कोई कार्रवाई ना की जाए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पोस्टर वॉर तेज हो गया है। बीजेपी ने आज एक नया पोस्टर और गाना जारी कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी ने शनिचर को सिलसिलेवार तरीके से 3 पोस्ट किए हैं। सबसे पहले एक वीडियो सॉन्ग जारी किया है जिसमें केजरीवाल को महाठग बताते हुए इल्जामात की बौछार की गई है। इस वीडियो में बीजेपी ने शीश महल पर हुए खर्च, आवाम के साथ किए आपके वादे, दिल्ली हुकूमत पर घोटालों के लगे इल्जामात को लेकर निशाने पर लिया है। इस सिलसिले में बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी ने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल जी और उनकी सरकार दिल्ली के लिए आपदाएं हैं और उन्होंने शीश महल बनाया जैसे नवाबों के होते थे, आजम के होते थे, तो इसलिए उनको आपदाएं आजम कहा है। हमने फ़ोटो लॉन्च किया है और दिल्ली की जनता कहने पे फ़ोटो लॉन्च करने से ज़्यादा दिल में रखी हुई है कि इनके आने के कारण दिल्ली में आपदाएं आई हैं। पानी की आपदा, पानी की कमी की आपदा, पानी की बारिश के बाद आपदा, हर दिन कोई चीज़ों को नुकसान होना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म होना, गड्ढों में रोड और रोड में गड्ढे होना, इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा क्या कहना है कि ये जो आपदा हैं बहुत जल्द जाने वाली हैं। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि बिधूरी साहब उनका चेहरा है, ये सब इसलिए कह रहे हैं कि ये उनकी हताशा है, खुद वो अपनी सीट नहीं जीत पा रही हैं मैडम, तो इस तरीके के बयान दे रही हैं। कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी अपने को निरीह बोलती हैं, कभी बोलती हैं कि हम मार लेना नहीं हैं, हम सिंह हैं, कभी बोलती हैं हम सिंह नहीं मार लेना है। ये सब चीज़ें उनकी हताशा को दिखा रही हैं। केजरीवाल जी के जो हर दिन के नए छलावे, हर दिन की जो नई लोगों को पटाने के लिए शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वोट मिल जाए और हम हार रहे हैं, इस तरीके की जो उनकी हताशा दिख रही है, उससे ये लग गया है कि बहुत जल्द और 15-20 दिन में वो जाने वाले हैं। समस्या एक ही है उनकी कि वो अभी तक मान नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। अभी तक चली आ रही रिवायतों के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जानशीन अगला सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के मुताबिक पहली बार इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर हैं। ज्ञानेश कुमार अभी भी दौड़ में हो सकते हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 6 और 7 के मुताबिक वजारत कानून के लिए 5 नामों का एक पैनल तैयार करने के लिए वजीर कानून की सरादत में एक कमेटी तश्कील करेगा। सिलेक्शन कमेटी में पीएम, एक कैबिनेट वजीर और ओपोजिशन के लीडर शामिल होते हैं। वह इस पैनल में से सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर वह दूसरे शख्स पर भी गौर कर सकते हैं। ज्ञानेश कुमार सीईसी के ओहदे के लिए मुमकिना की लिस्ट में सबसे पहले है, लेकिन फिर भी कानून कमेटी को इलेक्शन कमीशन के बाहर से भी नामों पर गौर करने का ऑप्शन देता है। साफ साफ समझें तो इलेक्शन कमीशनों का अपॉइंटमेंट सदर और वजीर आजम लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कमेटी की सलाह पर किया जाएगा।
सीरिया की राजधानी दमिश्क में उम्मयद मस्जिद के बाहर भगदड़ मच गई है। इसके नतीजे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मस्जिद के बाहर भगदड़ में जिन 4 लोगों की मौत हुई है उसमें से 3 औरतें भी शामिल हैं। हादसे में 16 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 5 बच्चों की हालत सीरियस है। बच्चों की हड्डियां टूट गई हैं, कुछ बच्चे बेहोशी की हालत में हैं। दमिश्क के गवर्नर मेहर मारवान के मुताबिक दमिश्क मस्जिद के बाहर हुई भगदड़ की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी जांच शुरू कर दी है और गवर्नर ने कहा कि हम जल्द से जल्द इस मामले के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह का हादसा किसी भी पब्लिक प्लेस पर दोबारा ना हो। यह हादसा ऐसे वक्त हुआ है जब सीरिया में नई हुकूमत आने वाली है। पंजाब के लुधियाना से आप एमएलए गुरप्रीत गोगी की सिर में गोली लगने से मौत हो गई है। गोगी लुधियाना पश्चिम असेंबली हलके से आपके एमएलए थे। पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की, जिसके बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। जानकारी के मुताबिक गोली गोगी के सर में लगी। फायर की आवाज सुनते ही घर में अफरा तफरी मच गई। जब खानदान के लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वो खून से लथपथ पड़े थे, जिसके बाद घर वाले उन्हें अस्पताल ले गए। पुलिस ने बताया कि जब यह वारदात हुई, एमएलए अपने कमरे में अकेले थे। अपनी लाइसेंसी पिस्टल को साफ करते हुए गुरप्रीत बस्सी गोगी की गोली लगने से मौत हो गई। लुधियाना डीसीपी जसकरण सिंह तेजा ने कहा, खानदान और घर में मौजूद लोगों के मुताबिक गुरप्रीत गोगी के खुद के ही एक्सीडेंटल फायर से सिर में गोली लगने से मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मुर्दा करार दिया गया। उनकी लाश को डीएमसी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश को घर वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी खुलकर जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस अफसरान के मुताबिक उनकी मौत गोली लगने से हुई है। हालांकि पुलिस यह नहीं बता रही है कि उन्हें किन हालात में गोली लगी है। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए ये इलेक्शन में करो या मरो का मुकाबला है। कुछ महीने पहले हरियाणा में असेंबली इलेक्शन हुए थे। उस दौरान हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी मुहिम की थी। अरविंद केजरीवाल ने उस दौरान खुद को हरियाणा का लाल बताकर पेश किया था। अब बीजेपी दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हरियाणा के बड़े लीडरों को इंतखाबी मुहिम के लिए उतारने वाली है। बीजेपी ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीर करने के लिए हरियाणा के 16 सीनियर लीडरान को तैनात किया है। इसमें वजीर और साबिक वजीर शामिल हैं। दिल्ली में पंजाबी और ओबीसी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए वजीर आला नायब सिंह सैनी और मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव प्रचार लिस्ट में हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि खट्टर सैनी की जोड़ी भाजपा के दिल्ली मुहिम में बड़ा किरदार अदा करेगी। आपका हरियाणा का लाल नारा केजरीवाल के भिवानी जिले से होने पर मरकूज है। हालांकि यह नारा असेंबली चुनावों में नतीजे देने में कामयाब ना हो सका, क्योंकि पार्टी केवल 1.76% हासिल करने में कामयाब रही और इसके 89 उम्मीदवारों में से ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। दिल्ली चुनाव तशहीर के लिए भाजपा ने अपने हरियाणा के नेताओं से सैनी सरकार की कामयाबियों पर ध्यान देने के अलावा हरियाणा इंतखाबात में भाजपा की कामयाबियों का जिक्र करने के लिए कहा है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नहीं थक रहे हैं। इसी बीच साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आप हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली की आवाम आम आदमी पार्टी की करतूतों को समझ चुकी है और इस बार दिल्ली से उनकी पार्टी इलेक्शन हार रही है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये झाड़ू का झाड़ और झूठ का पहाड़ एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। अब झाड़ू का झाड़ झूठ का पहाड़ जो है इस बात को भी अच्छी तरह समझ चुका है कि इस बार दिल्ली में उसकी विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। जब विदाई का बैंड बाजा बज चुका है तो इस तरह के बहके बहके बेसुरे बयान सुनाई पड़ते हैं, इस तरह के झूठे वादे और झांसों से भरे इरादे दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए इस बार कोई लेने को तैयार नहीं, कोई इनको सपोर्ट करने को तैयार। खास तौर से मुस्लिम वोटर्स पर सबकी नज़र इस बार है। समाज के सभी वर्गों का वोट जो है वो बीजेपी के साथ है और इस बार जो है वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल है उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से बीजेपी ध्वस्त करेगी। सर, एक और अहम सवाल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन में आ गई हैं।
ऐसा है कि इसीलिए हमने कहा ना कि ये झूठ का झाड़ू और झांसे का जो पहाड़ है, झूठ का झाड़ और झांसे का पहाड़, वो पूरी तरह से एक बार बौखलाया हुआ है। दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जोरदार टक्कर है, लेकिन इन दोनों के बीच एक और पार्टी इस इलेक्शन में मैदान में कूद पड़ी है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आजाद समाज पार्टी ने ओखला, संगम विहार, अंबेडकर नगर, बुराड़ी और विकासपुरी विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए नौजवान लीडर के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कमर कस ली है और अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे पहले हरियाणा में हुए असेंबली इंतखाबात में भी आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और उन्होंने जेजेपी के साथ इत्तेहाद किया था। बता दें कि आजाद ने इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने के लिए 2020 में आजाद समाज पार्टी बनाई थी। अब ऐसे में एक और पार्टी का कूदना बीजेपी और आप पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। इंडियन क्रिकेट टीम नए साल के साथ ही अब अपने नए मिशन की तैयारियों में जुट गई है। टीम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली 1-3 से हार को भुलाकर अपनी पहली सीरीज में अपने घर से इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमों के बीच 5 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। भारत इंग्लैंड के बीच सबसे पहले T20 सीरीज होगी, जिसका पहला मुकाबला 22 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। यह तारीखी मुकाबला होने वाला है। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट तारीख का यह ऐसा पहला T20 मैच होगा जिसमें रोहित शर्मा या विराट कोहली दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा। दरअसल कोहली और रोहित ने पिछले साल ही T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद इस फॉर्मेट को खैर बात कर दिया था। ऐसे में अब ये दोनों T20 इंटरनेशनल मैच खेलते नहीं दिखेंगे। अब ऐसे में टीम पर नई जिम्मेदारी होगी और देखना होगा कि बिना कोहली और रोहित के भारतीय टीम कैसे परफॉर्म करती है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।